इमेजिन करो एक ऐसे फैमिली मैन के बारे में जो दिन में एक सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन रात होते ही अमेरिका का सबसे खौफनाक दरिंदा बन जाता था। इस शख्स ने 85 से ज्यादा लोगों को गायब कर दिया और क्राइम सीन्स को राख में बदल देता था ताकि उनकी पहचान कभी सामने ना आए। और सबसे डरावनी बात, हर रात ये मॉन्स्टर वापस घर आता और 15 साल तक अपनी पत्नी के बगल में सोता रहा और उसे उसके कांड की भनक तक नहीं लगी। मैं बात कर रहा हूँ रिचर्ड कॉटिंघम के बारे में। दुनिया के लिए वो एक वाइट कॉलर प्रोफेशनल थे, लेकिन उनके घर के अंदर एक डरावना राज था। एक ऐसा कमरा जहां उनकी वाइफ और बच्चों को जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि जब रात होती थी तो ये लविंग फादर एक ऐसे क्रूर में बदल जाते थे जिनकी हरकतें सुनकर पुलिस वाले भी दंग हो गए। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। नवंबर 1946 रिचर्ड फ्रांसिस कॉटिंघम का जन्म ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क में हुआ। आमतौर पर सीरियल किलर्स की लाइफ की कहानी में हम सुनते हैं कि उनका बचपन एब्यूजिव था या उन्हें मारा पीटा गया था, लेकिन रिचर्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं था। यही बात उन्हें और भी खतरनाक बनाती है। वो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। स्कूल में वो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे, ना बहुत होशियार ना बहुत नालायक। हाँ, वो क्रॉस कंट्री रनर जरूर थे, यानी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थे। 1964 में जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शांत दिखने वाला लड़का अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। स्कूल खत्म होते ही रिचर्ड ने वही रास्ता चुना जो एक शरीफ आदमी चुनता है। उन्होंने ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया। उस जमाने में कंप्यूटर ऑपरेटर होना बहुत बड़ी बात थी। वो कंप्यूटर्स के साथ डील करते थे। वो उस वक्त फ्यूचर की टेक्नोलॉजी थी। ऑफिस में सब उसे पसंद करते थे। वो स्मार्ट थे, हमेशा सूट बूट में रहते थे और सॉफ्ट स्पोकन थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेनेट से हुई। दोनों ने काफी टाइम साथ में गुजारा एंड मई 1970 में उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने लोडी, न्यू जर्सी में एक अपार्टमेंट लिया और बाद में एक बड़ा घर भी खरीदा। देखते ही देखते उनके 3 बच्चे हो गए। पिक्चर परफेक्ट लाइफ थी उनकी, लेकिन ये बस एक मुखौटा था। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। रिचर्ड अपने घर में एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते थे। उनके घर में एक स्पेसिफिक कमरा था जो हमेशा लॉक रहता था। उनकी वाइफ जेनेट को लगता था कि ये शायद वहाँ वो ऑफिस का काम करते हैं या थोड़ा प्राइवेसी चाहते हैं, लेकिन असल में वो द ट्रॉफी रूम था। वहाँ वो अपने विक्टिम्स की चुराई हुई चीजें रखते थे, किसी की चैन, किसी के झुमके, किसी का आईडी कार्ड, यहाँ तक कि कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम्स के बाल भी। सोचिए, उनके बच्चे उस दरवाजे के बाहर खेलते थे और अंदर उन औरतों का सामान था जिन्हें उनके पिता ने बेरहमी से खेल खत्म कर दिया था। उनकी रूटीन बहुत सेट थी। वो अपनी वाइफ से कहते थे कि उन्हें लेट नाइट शिफ्ट या ओवर टाइम करना पड़ रहा है। वाइफ बेचारी सोचती थी कि पति परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिचर्ड ऑफिस से निकलकर सीधा न्यूयॉर्क सिटी टाइम्स स्क्वायर की तरफ ड्राइव करते थे। वो टाइम्स स्क्वायर के बार्स में जाते, वहां वो शराब नहीं पीते थे, वो सिर्फ शिकार ढूंढने जाते थे। वो घर वापस सुबह 3 या 4 बजे आते थे। हैरानी की बात यह है कि हत्या करने के कुछ ही घंटों बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर अपने बच्चों से उनके होमवर्क के बारे में पूछते थे। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, जहां दिमाग 2 अलग अलग दुनिया बना लेता है जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती हैं।
कई आर्टिकल्स में इसकी शुरुआत 90s में बताया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत 90 से काफी पहले हो गई थी। जनवरी 1965 रिचार्ड ने अपना पहला शिकार किया, एलिस एवरहार्ड। इस केस पर सालों तक धूल जमी रही, जब तक कि रिचार्ड ने खुद ये कबूल नहीं कर लिया। लेकिन इसके बाद उसकी भूख बढ़ने लगी।